हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने दो फॉर्म्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक। तो अब आज हम लोग नेक्स्ट थर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड जैसा कि ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर फॉर्म में बेसिकली क्या हो रहा होगा कि हमको कोई दो कंडीशंस गिवन होंगी एंड उन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए हम लोग को लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी। और ये भी मैंने बताया था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस का होना जरूरी है, तभी हम किसी लाइन को एग्जैक्टली डिफाइन कर पाएंगे। एंड मैंने ये भी बोला था कि जो सबसे पहला फॉर्म उन्होंने डिस्कस किया था दैट वाज पॉइंट स्लोप फॉर्म। सारे के सारे फॉर्म्स कहीं ना कहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म से रिलेटेड। हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म देखा, उसमें भी बेसिकली हम लोगों ने 2 पॉइंट से पहले स्लोप निकाला एंड देन स्लोप के बाद एक पॉइंट और स्लोप को यूज करके इक्वेशन लिखा। तो बेसिकली हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज कर रहे होंगे, ठीक। तो अब जो थर्ड फॉर्म है इसको बोला गया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। अब स्लोप तो हमको पता है, तो पहले देखते हैं कि इंटरसेप्ट बेसिकली क्या है एंड देन उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो मान लीजिए एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट 3,0 पर कट कर रही है, ठीक। ये हमको क्लियर होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पे x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0,2, ठीक। तो कोई भी लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को जहां पर भी मीट करती है, कोई भी लाइन x एक्सिस को या y एक्सिस को जहां पे मीट करेगी, ये उसका x और y इंटरसेप्ट कहलाएगा। कहने का मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, तो हम बोलेंगे कि इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है दैट इज 3। इसका x इंटरसेप्ट 3 है। और अगर हमसे इसका y इंटरसेप्ट पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे इसका y इंटरसेप्ट 2 है। इसका y इंटरसेप्ट 2 है। क्लियर हो गया? जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से, ठीक। लेट्स से कोऑर्डिनेट कुछ 5,0 है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है लेट्स से वो 0,-4 है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेगेटिव y एक्सिस है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। इधर जाएंगे अगर तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, है ना। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक। अब जैसे हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है और इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, तो क्या चीज का हमको ध्यान रखना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरसेप्ट वाली बात है ये लेंथ से रिलेटेड नहीं है ना, कि ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जब हम इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिखेंगे, ठीक है, इसका x इंटरसेप्ट 5 है, इसका x इंटरसेप्ट 5 है, बट जब आप इसका y इंटरसेप्ट लिखेंगे तो अब आप इसका y इंटरसेप्ट 4 नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब जो इंटरसेप्ट है वो लेंथ से रिलेटेड नहीं है ना। इसका y इंटरसेप्ट हम -4 कहेंगे, मतलब इंटरसेप्ट आपको विथ साइन कंसिडर करना होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। गलती कर देते हैं कि बोलते हैं इसका x इंटरसेप्ट 5 है और इसका y इंटरसेप्ट 4 है। नहीं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इंटरसेप्ट है वो लेंथ से रिलेटेड नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताइए y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, अगर ऐसे पूछा जाए, जहां पे लेंथ आपसे पूछा जाए, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम बोलेंगे कि हाँ y इंटरसेप्ट का लेंथ 4 है। बट अगर सिंपली अगर हमसे इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है तो इंटरसेप्ट आप हमेशा साइन के साथ ही रिपोर्ट करेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लाइन हो इस तरीके से -8,0 0,5, ठीक। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट बताइए,
तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट हम कहेंगे -8 है और इसका y इंटरसेप्ट हम कहेंगे +5 है ना, 5 है। तो इसका x इंटरसेप्ट जो होगा वो -8 होगा और इसका y इंटरसेप्ट जो होगा वो 5 होगा। तो इंटरसेप्ट केवल लेंथ वाली चीज नहीं है ना, आप ये नहीं कहेंगे कि इसका x इंटरसेप्ट 8 है और y इंटरसेप्ट 5 है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे क्वेश्चन में अगर है ना, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में अगर ये बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट ऐसा बोला गया है, तो लेंथ अगर x इंटरसेप्ट की पूछी जाएगी तो हम 8 कहेंगे, बट सिंपली अगर x इंटरसेप्ट की बात है तो -8, y इंटरसेप्ट 5, इस तरह से। ठीक, ये वाली बात क्लियर होगी। अब ये जो फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें ऐसा मेंशन नहीं है, बट बेसिकली यहाँ पर हमको स्लोप गिवन होता है और ये जो इंटरसेप्ट लिखा है हमको यहाँ पर y वाला इंटरसेप्ट क्वेश्चन में गिवन होता है। जो स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया गया है उसमें हमको स्लोप गिवन होगा और हमको उस लाइन का y इंटरसेप्ट दिया होगा। ठीक, अब हमारे पास हमेशा किसी भी स्ट्रेट लाइन को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए और हमारे पास दो कंडीशन है। कौन कौन सी दो कंडीशन? कि अब हमको उसका स्लोप दे दिया गया है और अब हमको उसका y इंटरसेप्ट दे दिया गया है। अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि इसका y इंटरसेप्ट 5 है, तो इसका मतलब हम ये जानते हैं कि लाइन एक गिवन पॉइंट से पास करेगी 0,5। भाई अगर हमने बोला कि इसका y इंटरसेप्ट 5 है, तो इसका मतलब लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही होगी जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,5। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई लाइन ऐसे है, ये आपका 6,0 है, ये आपका कुछ 0,-10 है, 0,-10 है ना। तो अगर ये बोला जाए, हम आपसे बोलें कि एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट -10 है, तो y इंटरसेप्ट अगर -10 बोल दिया गया तो इसका मतलब हमको ये पता है कि लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-10, इस तरह से। ठीक, तो अगर हमको y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट, तो बेसिकली घूम फिर के बात ये होगी कि फिर से हमको लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता है। भाई हमने बोला y इंटरसेप्ट 5, तो हमने बोला कि अब हमको एक पॉइंट पता है 0,5। हमने बोला कि भाई लाइन का y इंटरसेप्ट -10 है, तो इसका मतलब अब हमको लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता है जिसका कोऑर्डिनेट पता है 0,-10। तो जो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, इसमें भी अगर आप अगेन ऑब्जर्व करिए तो आपको स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट की मदद से बेसिकली अब आपको लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता है। तो फिर से बात वही होगी कि एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है। तो अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर फॉर्म में कहने को अलग अलग नाम है, बट सारे फॉर्म्स में कहीं ना कहीं इन द एंड जाकर के हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज कर रहे होंगे। ये बात क्या हुई? तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड नोटेशन है कि जो स्लोप है इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, और जो y इंटरसेप्ट है यहाँ पर इसको डिनोट किया गया है c से, है ना। स्लोप को m से डिनोट करेंगे और y इंटरसेप्ट को हम c से डिनोट करेंगे। और y इंटरसेप्ट c होने का मतलब क्या हो गया कि अब हमको लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,c। तो अब हमको पॉइंट पता है और अब हमको स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लिया जाए। कैसे लिखते थे, याद होना चाहिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल्स टू m स्लोप टाइम्स x माइनस x1। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे m ध्यान रखेंगे स्लोप है और c उसका y इंटरसेप्ट है ना। इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक x इंटरसेप्ट एक y इंटरसेप्ट। इस फॉर्म में जिस इंटरसेप्ट की बात की गई है वो y इंटरसेप्ट है। और अब जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हमको ये डायरेक्टली हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अब अगर हमको कोई लाइन इस फॉर्म में गिवन हो, जैसे हम आपसे बोले कि भाई एक लाइन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो आपको ये वाला फॉर्म तुरंत रिलेट होना चाहिए, है ना, कि ये जो फॉर्म है
ये y इक्वल टू कुछ mx प्लस सी जैसे फॉर्म में है, एंड इस फॉर्म को देख करके आपको तुरंत इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना ना चाहिए। जैसे अगर हम आपको ये लाइन दें और हम आपसे बोलें चलिए इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट बताइए, तो आपको तुरंत ये रिलेट हो जाना चाहिए, है ना, कि ये y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। कहने का मतलब जितने स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो हमको दिमाग में रखने होंगे, वो हमको याद रखना होगा। तो हमसे पूछा जाए इस लाइन का स्लोप कितना है, तो हम कहेंगे इसका स्लोप है 2, और पूछा जाए इसका y इंटरसेप्ट कितना है, तो हम कहेंगे इस लाइन का y इंटरसेप्ट है अगेन 3 नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू -3 है, तो हम बोलेंगे इस लाइन का y इंटरसेप्ट -3 है ना। तो कहीं पर भी लाइन अगर इस फॉर्म में दिख रहा है, जैसे हमने बोला कि y इक्वल टू -5x प्लस 6, तो आपको देख करके समझाना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो स्लोप है वो इसका -5 है, और अगर हमसे y इंटरसेप्ट के बारे में पूछा जाएगा तो इसका y इंटरसेप्ट +6 होगा। स्लोप -5, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्लियर हो? तो स्लोप और y इंटरसेप्ट अगर हमको पता है तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m हो गया स्लोप, c हो गया y इंटरसेप्ट। एंड हमेशा ये चीज दिमाग में रखेंगे कि अगर आपको इंटरसेप्ट दिया है क्वेश्चन में, चाहे आपको किसी क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट दिया हो या y इंटरसेप्ट दिया हो, तो वहां से हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या हो गई कि हमको लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता होगा। क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसको बोला गया है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अब इस वाले फॉर्म में है ना, जैसे हम लोग ने कहा स्टार्टिंग में कि हमेशा हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लाइन को लिखने के लिए। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म में कौन कौन सी 2 इंफॉर्मेशन हैं? तो अब इस फॉर्म में हमको बेसिकली उसका एक्स इंटरसेप्ट भी पता होगा और हमको उसका वाई इंटरसेप्ट भी पता होगा। जो इंटरसेप्ट फॉर्म बोला गया है इसमें x और y दोनों इंटरसेप्ट हमको नोन होंगे, ठीक। जो स्टैंडर्ड नोटेशन है x इंटरसेप्ट को डिनोट किया गया है a से और y इंटरसेप्ट को डिनोट किया गया है b से। लेकिन अब हम लोग ये चीज समझते हैं कि कोई भी इंटरसेप्ट अगर हमको दिया है तो इसका मतलब बेसिकली हमको उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट दिया है। तो x इंटरसेप्ट a है, तो यहाँ से हम क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट a,0 हमको पता है। अगर x इंटरसेप्ट कहीं पर a होगा तो इसका मतलब वो पॉइंट हो गया a,0, और अगर y इंटरसेप्ट b दिया है तो इसका मतलब लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट पता है 0,b। तो कहने को तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें x इंटरसेप्ट को स्टैंडर्ड a से डिनोट किया गया है और y इंटरसेप्ट को यहाँ पर b से डिनोट किया गया है। बट बेसिकली अगर आप देखिए तो क्या इंफॉर्मेशन हो गई, हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। अब 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट फॉर्म, और 2 पॉइंट फॉर्म में भी हमने क्या किया था, पहले 2 पॉइंट से लिखेंगे स्लोप और फिर कोई भी एक पॉइंट और स्लोप यूज करके लाइन लिखेंगे। ये वाली बात उस दिन उस लेक्चर में डिस्कस करी थी कि फिर हम जब स्लोप निकालने के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो चाहे ये वाला पॉइंट स्लोप यूज कर लें चाहे ये वाला पॉइंट स्लोप यूज कर लें, इससे फाइनल रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। तो पहले यहाँ से चलिए स्लोप लिखा जाए। तो स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि माइनस b बाई a। कोई भी एक स्लोप और पॉइंट यूज कर लेते हैं, मतलब कोई भी एक पॉइंट एंड देन स्लोप यूज करते हैं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट यूज कर लेते हैं एंड ये स्लोप यूज करके लाइन लिख देते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट यूज करेंगे फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो कैसे लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। पहले एक बार यहां तक का डिस्कशन एक बार देख लीजिए, ये क्लियर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको एक स्पेसिफिक तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये जो माइनस बी है इससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे y अपॉन माइनस बी, ठीक।
यहाँ पे 1 अपॉन ए बचा, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x अपॉन ए और माइनस ए अपॉन ए ऐसा हो गया। ठीक, अब ये y अपॉन माइनस बी मतलब माइनस ऑफ y बाई बी, इसको उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं तो x बाई ए हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस y बाई बी हो जाएगा और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग लाइन को ऐसे लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, जहां पे a उसका x इंटरसेप्ट है और y उसका b उसका y इंटरसेप्ट है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे लाइन का फॉर्म कि x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये लिखा बेसिकली x बाई ए प्लस वाई बाई बी, तो a क्या था x इंटरसेप्ट, y b क्या था y का इंटरसेप्ट, तो x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ठीक, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि भाई इसका x इंटरसेप्ट जो है वो -2 है और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो +3 है। अब आप लाइन की इक्वेशन लिखिए, तो हमको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए लाइन की इक्वेशन कि भाई x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। फिर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस 2y अपॉन -6 आएगा, इधर ले जाते हैं -6, फिर रीअरेंज कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई तो फिर कर ही लेंगे, बट अगर हमको क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया है तो हमको डायरेक्टली लाइन लिखना आना चाहिए, लाइन की क्वेश्चन डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। एंड इसको हम लोग याद रखेंगे इस तरीके से कि x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। नॉर्मल फॉर्म। ठीक, अब अगेन कौन कौन सी दो कंडीशन, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म था तो उसमें हमको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया था, है ना, बाकी सब में तो हेडिंग से ही क्लियर था कि कौन कौन से हमको दो कंडीशंस गिवन है। अब जो नॉर्मल फॉर्म बोला गया लाइन का, इस नॉर्मल फॉर्म में हमको कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशंस या दो कंडीशंस गिवन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अगर हमको कोई लाइन गिवन है, ठीक, तो ओरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये ओरिजिन हो गया, ये लाइन है, हमने क्या किया, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक, अब इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, इसको मान लीजिए हम कुछ p कह देते हैं। ठीक, और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को मान लीजिए हमने अल्फा कह दिया। जैसे हम लोग स्लोप के लिए देखते थे एंगल, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम उसी तरह से। ठीक, तो इस केस में नॉर्मल फॉर्म में जो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली ये है, P एंड अल्फा। अब हमको इन दोनों को यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखनी है। P कैसे ऑब्टेन हुआ है, ओरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ आ रही है उसको बोला गया है P, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आ रहा है उस एंगल को बोला गया अल्फा। तो हमारे पास जो दो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में वो है P और अल्फा। एंड अब इस P और अल्फा को यूज करके हमको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक, अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, मान लिया गया लेट्स से
इस लाइन का x इंटरसेप्ट ले लेते हैं a और y इंटरसेप्ट ले लेते हैं b, ये अज्यूम कर लिया हमने, ठीक। तो x इंटरसेप्ट हो गया a और y इंटरसेप्ट हो गया b, तो इसका मतलब x इंटरसेप्ट a, तो ये a होना चाहिए और ये जो होना चाहिए ये आपका b होना चाहिए। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b, है ना, y एक्सिस पर 0, b, ये a, 0। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, इस वाले ट्राइंगल में p और a को यूज करके हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे cos अल्फा लिख सकते हैं, नहीं, cos अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos ऑफ अल्फा हो जाएगा p बाय a, तो यहाँ से हम a को लिख सकते हैं p बाय cos अल्फा, ठीक। अच्छा ये अल्फा है ना, ये 90 है, अच्छा ये भी 90, तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, है ना, ये टोटल 90 होगा ना, तो ये अल्फा, तो इधर 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो इस ट्राइंगल में फिर टोटल 180 के लिए ये अल्फा होना चाहिए, ठीक। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें हम p और b को यूज करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, तो हम साइन अल्फा लिख सकते हैं। साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा हो जाएगा p अपॉन b, तो यहाँ से हम b लिख सकते हैं p बाय साइन अल्फा। अब इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमको किसी का x इंटरसेप्ट पता है, अगर आप देखिए तो बेसिकली हमने क्या किया कि p और अल्फा के ही टर्म्स में हमने इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, और अगर हमको x और y इंटरसेप्ट पता है तो अब जो इसके पहले वाला फॉर्म हमने डिस्कस किया है वो डायरेक्टली अप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड रिजल्ट कि भाई x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इक्वल टू है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म तो अब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब अगर हमको इंटरसेप्ट डायरेक्टली दिख रहा है तो सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखी जाए, x अपॉन p बाय cos अल्फा प्लस y अपॉन p बाय sin अल्फा इज इक्वल टू 1, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, p आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक, तो अब इसको हम अगेन जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो सारे डायरेक्टली याद होने चाहिए। तो अगर नॉर्मल फॉर्म में हमको p दिया है, अल्फा दिया है, तो लाइन की इक्वेशन हो गई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए कि भाई किसी लाइन पर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, उसकी लेंथ 5 है, मतलब p हमको 5 दिया है, और उस परपेंडिकुलर का x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री। अब आप लाइन की इक्वेशन लिखिए, तो अब हमको डायरेक्टली इसको यूज करके लिखना आना चाहिए कि भाई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, cos 30 sin 30 की वैल्यू पुट कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, ऐसा 2 एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद तो फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कर ही सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो हमको लाइन डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, तो उसके लिए फॉर्म हमको डायरेक्टली याद होना चाहिए, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक, तो अभी तक उन्होंने 5 फॉर्म डिस्कस किए हैं टोटल। ठीक, सबसे पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट से पहले स्लोप और फिर कोई भी एक पॉइंट और स्लोप यूज करके अगेन लाइन की इक्वेशन। फिर हमने डिस्कस किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप दिया और y इंटरसेप्ट दिया है तो कैसे लिखते थे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दिया है तो कैसे लिखते हैं, x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। देन लास्ट नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में अगर हमको ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है एंड वो परपेंडिकुलर x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है वो एंगल दिया है ना, तो p और अल्फा पता है, तो हम लोग लाइन की इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक, तो ये हो गए
लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक, अब हम लोग एक फॉर्म अभी और डिस्कस करेंगे, बट वो बेसिकली इन सारे फॉर्म्स से ही रिलेटेड है। तो एक बार पहले आप ये काम करिए कि वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए एंड पांचों फॉर्म्स को एक बार बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक, एंड देन उसके बाद हम लोग इसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्म इनसे ही रिलेटेड है, इन पांचों से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप इन पांचों को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, इसमें कहीं डाउट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग अगले फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, ओके तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल फॉर्म कह लीजिए या जनरल इक्वेशन कह लीजिए। अब जितने फॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, है ना, आप एक बार सारे फॉर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो जो फाइनल इक्वेशन बनी है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, है ना, मतलब उसमें कुछ एक्स का टर्म है, कुछ वाई का टर्म है एंड देन कुछ कांस्टेंट टर्म है ओवर। इसी तरह से सारे फॉर्म्स को एक बार देख लीजिए, चाहे पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, 2 पॉइंट फॉर्म हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, इंटरसेप्ट फॉर्म हो, नॉर्मल फॉर्म, सारी की सारी इक्वेशन एक्स और वाई में लीनियर है। ठीक, तो हम कहते हैं कि एनी इक्वेशन, इसको अभी हम लिखवा भी देंगे, विच इज लीनियर इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की एक लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स का टर्म हो, वाई का टर्म हो एंड कांस्टेंट टर्म, लीनियर, लीनियर समझते हैं, पावर 1, है ना। तो एक्स और वाई की अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है तो दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए अब जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए, अब इसको मत लिखिए, जो बोल रहे हैं वैसे लिखिए। A linear equation in x and y, a linear equation in x and y, that is ax plus by plus c equals to 0. A linear equation in x and y, that is ax plus by plus c equals to 0, always represents equation of, always represents equation of a straight line. ठीक, a linear equation in x and y, that is ax plus by plus c equals to 0, always represents equation of a straight line. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इक्वेशन लिख दिया, हमने लिखा 2x, ये भी स्ट्रेट लाइन है, हमने लिख दिया ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट 0 है ना, एक कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, y का कोएफिशिएंट 0 हो गया, ये भी लीनियर इक्वेशन है x और y में। ठीक, हमने लिखा ये भी लीनियर इक्वेशन है x और y में, इसमें बस x का कोएफिशिएंट 0 है इसलिए x का टर्म नहीं दिख रहा है ना, x का कोएफिशिएंट 0 हो गया, y का कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म गया है ना। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होगी। एनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
एक लाइन हमको गिवन है, हमको इसका स्लोप फाइंड करना है, इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इसका वाई इंटरसेप्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको फाइंड करनी है। एंड हमको उसके बाद इस लाइन को अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं बनाना है हमको, बट इसको हमको अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में कि ये लाइन हमको किस तरह से दिखेगी, इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा एक्स वाई प्लेन में। तो इस लाइन को हमको ड्रॉ भी करना है एंड देन हमको ये सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक, अब देखिए एक जो प्रोसीजर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 11th की अगर हम बात करें, 11th के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेट लाइन आपको एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई के भी सिलेबस में है, तो अगर वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे करेंगे। बट इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग इसको देख करके डायरेक्टली इसका स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट पहले एक बार देखते हैं कि सिंप्लीफाई करके किस तरीके से इसको लिखते हैं, ताकि आप लोग अपनी स्कूल एग्जाम्स में उस तरह से लिख पाए। अगर हमको इसका स्लोप चाहिए तो इसको चेंज किया जाए इस फॉर्म में, यहां से हमको इसकी दो इंफॉर्मेशन दिख जाएंगी, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। ठीक, तो y को mx प्लस c वाले फॉर्म में क्या है, y का टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। तो y का टर्म एक तरफ रखते हैं, y का टर्म मान लीजिए उधर ले जाते हैं, तो प्लस 3y हो जाएगा, और x का टर्म और बाकी सारे टर्म जो भी है वो एक तरफ रखता है। ठीक, y को mx प्लस c में y का कोफिशिएंट 1 है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2/3x, 6/3, 2। तो यहां से हमको दो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिल गई। हमको तीन चीजें चाहिए थी, स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप दिख गया, वाई इंटरसेप्ट दिख गया। इस लाइन का स्लोप है 2/3 और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट है 2। क्लियर हो गया। अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो अब क्या किया जाए, इसी को चेंज किया जाए, जो लाइन थी इसको चेंज किया जाए इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, ऐसे फॉर्म में। तो वहां से हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिख जाएगा। y इंटरसेप्ट हमको ऑलरेडी पता है, जरूरत नहीं है, बट हमको x इंटरसेप्ट चाहिए, तो हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा है, x और y का टर्म एक तरफ, कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ और कॉन्स्टेंट टर्म 1। तो पहले कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, कॉन्स्टेंट टर्म 1 होना चाहिए, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो -2x/6 प्लस 3y/6 इज इक्वल टू 1। ठीक, बट इंटरसेप्ट फॉर्म में ऊपर x और y का कोफिशिएंट भी 1 है ना, मतलब इन सारे टर्म्स को हमको डिनोमिनेटर में लाना होगा। x का कोफिशिएंट ऊपर न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए और y का भी। तो -2 को नीचे ले आते हैं, तो 6 अपॉन -2 दैट विल बी -3 एंड ये हो जाएगा 6/3 दैट विल बी 2। अब ये हमको कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म में दिख रहा है ना। बेसिकली क्या है कि जो फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं में से डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करके हम सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया तो हम स्लोप देख ले रहे हैं और वाई इंटरसेप्ट देख पा रहे हैं। केवल इंटरसेप्ट चाहिए होता तो हम केवल इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट दोनों देख पा रहे हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना मिल गया हमको, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट -3। इंटरसेप्ट हमेशा लिखेंगे विद साइन। वाई इंटरसेप्ट 2 वो हमको पहले भी मिल चुका था, उसकी हमको जरूरत नहीं थी, तो हमको इसका स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट दोनों मिल गया। क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद लाइन को हमको कैसे ड्रॉ करना है, तो किसी भी लाइन को अगर हमको एक्स वाई प्लेन में अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करना है तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट देख लीजिए। तो एक्स इंटरसेप्ट है -3, ये हो गया, और वाई इंटरसेप्ट है +2। यानी कि लाइन इस पॉइंट से पास करेगी और इस पॉइंट से, एक्स इंटरसेप्ट -3, वाई इंटरसेप्ट +2। इन दोनों पॉइंट से लाइन को पास करना है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये इस लाइन का अप्रोक्सीमेट डायग्राम हो गया कि लाइन कुछ हमको ऐसे दिखेगी। इसका कोऑर्डिनेट कहा जाए तो -3,0, इसका कोऑर्डिनेट कहा जाए तो 0,2, ऐसा। एक्स इंटरसेप्ट -3, वाई इंटरसेप्ट 2।
किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ध्यान रखेंगे सबसे आसान तरीका होता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देख लीजिए। आपको उसका एक्स इंटरसेप्ट मिल गया, मान लीजिए कहीं भी आ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ आ गया, मान लीजिए उसका वाई इंटरसेप्ट आपको कहीं भी मिल गया, मान लीजिए यहाँ आ गया, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सबसे आसान तरीका, लाइन को जब भी हमको ड्रॉ करना होगा हम इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम में करना होगा, स्लोप चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लेके प्रोसीड करते हैं। ऐसा इसका स्लोप देखते हैं। तो जैसे अभी किया हम लोगों ने, y इक्वल्स टू अब इसका स्लोप अगर आप देखिए तो स्लोप आपको क्या दिख रहा है, माइनस ए बाई बी, ठीक। तो माइनस ए क्या था, लाइन में x का कोफिशिएंट, और b क्या था, लाइन में y का कोफिशिएंट। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे डायरेक्टली कि किसी भी लाइन का हमको स्लोप देखना है तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे हमको लाइन गिवन थी 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका हमको स्लोप लिखना है। तो डायरेक्टली माइनस x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना है माइनस 3, है ना। तो माइनस ये है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2 अपॉन y का कोफिशिएंट। ये y का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट, और माइनस पहले से यहाँ है, ठीक। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, डायरेक्टली आपको इसको याद रखना है। अब क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको स्लोप की जरूरत, x इंटरसेप्ट की जरूरत, y इंटरसेप्ट की जरूरत ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में पड़ेगी। तो अब हर क्वेश्चन में हम लोग बार बार इसका फॉर्म चेंज करके वहां से उस तरह से उतना काम नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं होगा हम लोग के पास। हमको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, तो इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कितना आ गया 2/3, तो स्लोप इसका 2/3 आया था। क्लियर हुआ, ठीक। अब किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट डायरेक्टली कैसे देखते हैं और y इंटरसेप्ट डायरेक्टली कैसे देखते हैं। तो पहले तुमको ये समझ में आना चाहिए, तुमको ऑलरेडी क्लियर होगा भी, कि जब हम x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए इस लाइन का x इंटरसेप्ट a है, ठीक। तो इसका मतलब ये लाइन a, 0 से पास कर, भाई अगर हम कहते हैं कि x इंटरसेप्ट a है तो लाइन a, 0 से पास करेगी, y इंटरसेप्ट b है तो ये 0, b से पास करेगी। तो जब हम x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है 0। जब हम x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो x इंटरसेप्ट जहां पे भी हुआ है वहां पे y की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर हमको x इंटरसेप्ट चाहिए तो इस इक्वेशन में y को कर दीजिए 0, आपको उसका x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। यही आया था। सेम इसी तरह से अगर हमको y इंटरसेप्ट चाहिए तो y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट फिक्स होता है 0, ठीक। तो अगर y इंटरसेप्ट लिखना है तो x को 0 कर दीजिए, आपको उसका y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। सिंपल है। कोई भी लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, x इंटरसेप्ट लिखना है y को 0 कर दीजिए, y इंटरसेप्ट लिखना है x को 0 लिख दीजिए। और हाँ, ऑब्वियसली हमको उसका रीजन भी क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना। क्यों x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 किया है, क्यों हमने y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 किया है ना। क्योंकि जब x इंटरसेप्ट हो रहा होगा वहां पे y 0 होगा, और जहां पे y इंटरसेप्ट हो रहा होगा वहां पे x 0 होगा। क्लियर हो गया। तो कोई भी लाइन हो उसका स्लोप देखना है, x कोफिशिएंट, x इंटरसेप्ट देखना है, y इंटरसेप्ट देखना है डायरेक्टली, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हम आपसे बोले, आप इसके लिए सारी चीजें लिखिए, इसका स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट सारा लिखिए। तो स्लोप कैसे लिखेंगे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y आ गया स्लोप, -3/4। x इंटरसेप्ट लिखना है ना। y 0 कर दीजिए, y 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, डायरेक्टली देख सकते हैं 7/, ना उधर चला जाएगा 7/3। x इंटरसेप्ट आ गया 7/3।
y इंटरसेप्ट देखना है तो x को 0 कर दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 7/4। इस लाइन को अगर हमको अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करना है तो x इंटरसेप्ट है कहीं 7/3, y इंटरसेप्ट है कहीं पर 7/4। ये लाइन कुछ हमको ऐसे दिखेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, डायरेक्टली याद रखेंगे स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x इंटरसेप्ट देखना है y 0 कर दीजिए, y इंटरसेप्ट देखना है x को 0 कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। एक लाइन हमको गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, और अब हमको इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, जो सबसे लास्ट हमने डिस्कस किया था, है ना, जनरल इक्वेशन से पहले नॉर्मल फॉर्म। एंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते थे, x के साथ होना चाहिए cos अल्फा और y के साथ होना चाहिए sin अल्फा एंड इक्वल्स टू p, जहाँ पे p क्या था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक, अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज कर रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कैसे कर रहे हैं उसको याद रखेंगे। नॉर्मल फॉर्म ऐसा दिखना चाहिए। तो हमको पता है P बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ। और अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी, लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। यानी कि सबसे पहला काम x और y का टर्म एक तरफ एंड कांस्टेंट टर्म एक तरफ और पॉजिटिव रखते हुए, तो कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव रखना है तो इसको इधर ही रखते हैं और इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाते हैं। ठीक, तो हो जाएगा -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक, अब लेकिन x के साथ cos अल्फा और y के साथ sin अल्फा होना चाहिए, बट ये तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि cos या sin जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। तो x cos अल्फा, क्या cos अल्फा -3 हो सकता है, क्या sin अल्फा 4 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। cos अल्फा और sin अल्फा जो भी होंगे वो -1 से 1 के बीच में होंगे। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज में जब हम लोग रेंज की बात करते थे, रेंज फाइंड करते थे, तो हम लोग क्या करते थे वहां पर √a² प्लस b² से डिवाइड करते थे, है ना। a sin x प्लस b cos x जैसा फॉर्म होता था। और क्यों करते थे? कि उसको पूरा हम फिर sin का या cos का टर्म बना करके देन उसका रेंज ऑब्जर्व करते थे। सेम वही चीज यहाँ पर आप क्या करिए, बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए √x के कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट स्क्वायर से, बोथ साइड डिवाइड कर लिया जाए। 9, 16, 25 का √5 है ना। (10/5) आपका 2 हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको √a² प्लस b² मतलब √x कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का जो भी कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर से, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। हाँ, हम नॉर्मल फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करें भाई, x के साथ cos अल्फा, y के साथ sin अल्फा। तो अब x के साथ जो है ये किसी ना किसी एंगल का cos जरूर से होगा ही होगा। क्यों भाई, cos -1 से 1 के बीच में रहता है, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो ये किसी न किसी एंगल का तो cos बनेगा ही बनेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस एंगल का cos हो उसी का sin हो। तो अगर जिस भी एंगल का ये cos है ये उसी एंगल का sin है जरूर से। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर ये सेम एंगल के cos और sin है तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर करने पे बनाना चाहिए भाई, यही पहचान है ना कि अगर सेम एंगल का cos और sin अगर है तो फिर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए। करके देख लेते हैं। तो -3/5 का स्क्वायर प्लस
4/5 का स्क्वायर, देखा जाए क्या ये बनाएगा 9/25 प्लस 16/25, 25/25। यानी कि अगर हम इसको किसी एंगल का कॉस कह रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसी एंगल का साइन होगा ही होगा, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करने पर 1 आ जाएगा। ये हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी में हमने सेम इसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया था, रेंज में सेम वही चीज है। आप इसको जैसे ही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर वाई कोफिशिएंट स्क्वायर से जैसे ही आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। इसके बाद फिर आपको आगे कुछ और प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। कांस्टेंट टर्म हाँ आपको पॉजिटिव रखना होगा। अगर इधर -10 होता -2 आ जाता तो अभी हम नॉर्मल फॉर्म नहीं कह पाते, क्योंकि जो p की वैल्यू आनी चाहिए वो लेंथ है ना, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जो पहला स्टेप था कि कांस्टेंट टर्म को आपको पॉजिटिव रखना है, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। उसके बाद अंडर रूट एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू। अब हमसे अगर पूछा जाए कि भाई इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, तो वो भी हम देख के बता सकते हैं। p की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी कि इस लाइन पर जब हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसकी लेंथ होगी 2। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो 2 क्वेश्चन किए अभी हम लोगों ने, है ना। किसी भी लाइन का स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसे देखते हैं, लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं। कुछ हम लोग सिंपल क्वेश्चन अभी और करेंगे, पहले एक बार ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। अभी जो भी डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में वो एकदम बेसिक डिस्कशन है ना। स्लोप लिखना, किसी भी फॉर्म में चेंज करना, नॉर्मल फॉर्म में लिखना, या क्वेश्चन जो अभी भी करने जा रहे हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चन एकदम। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, आपको उसका डायरेक्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए। इज इट फाइंड हमको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी जो कि इस लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास करे। ठीक, अब जो हम लोगों ने पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन। ठीक, हमको पता है कि कोई भी लाइन लिखने के लिए, कोई भी लाइन अगर हमको चाहिए तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं हम लोग के पास, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। बट अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें तो हर केस में फाइनली क्या हुआ, हमने क्या यूज किया, हमने पॉइंट एंड स्लोप यूज किया। ठीक, तो अब एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब स्ट्रेट लाइन के पूरे डिस्कशन में थ्रू आउट, ठीक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहां हमको किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमको फाइंड करनी है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग क्वेश्चन में केवल 2 ही चीजों पे दिमाग लगाएंगे। या तो जो लाइन हमको फाइंड करनी है उस पे लाई करने वाला एक पॉइंट एंड स्लोप, या तो हम ये कहीं से फाइंड करने की कोशिश करें, या हम उस लाइन पे लाई करने वाले कोई 2 पॉइंट्स फाइंड कर पाए। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज हम लोग नहीं करेंगे पूरे स्ट्रेट लाइन में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो क्वेश्चन पढ़ करके बस केवल हम लोग 2 ही तरीके से सोचेंगे कि या तो हमको लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और स्लोप मिल जाए, और या तो अगर हम स्लोप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं क्वेश्चन में तो हम उस लाइन पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स फाइंड कर लें, क्योंकि 2 पॉइंट भी आएगा तो फिर इससे स्लोप आ जाएगा और पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर पाएंगे। तो हम लोग को बस केवल इन्हीं दोनों चीजों पे दिमाग लगाना है।
कि क्वेश्चन में हमको कैसे भी करके या तो इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाए या इस फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें हम डायरेक्टली स्लोप नहीं फाइंड कर पा रहे होंगे, बट हम उस लाइन पे लाई करने वाला हो सकता है दूसरा कोई पॉइंट फाइंड कर पाए, तो 2 पॉइंट्स आएंगे तो भी हम लाइन की क्वेश्चन लिख पाएंगे। बट इन 2 के अलावा और कोई भी तीसरी चीज के लिए दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पे लाइन की क्वेश्चन लिखनी है, तो या तो हमको पॉइंट स्लोप मिले या तो पॉइंट मिले, तो लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पहले से दिया है, ठीक, तो हमको लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट पता है, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन या तो एक पॉइंट हो या तो स्लोप हो, तो स्लोप देख सकते हैं कैसे, हमको लाइन की क्वेश्चन चाहिए इसके पैरेलल। अगर आपको याद हो जब हमने स्लोप का डिस्कशन किया था, तो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा m1 इक्वल्स टू m2, एंड परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन याद करी थी, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ठीक। तो अगर हमको लाइन इसके पैरेलल चाहिए, यानी कि इसका स्लोप और जो लाइन हमको चाहिए उसका स्लोप बराबर होना चाहिए, m1 शुड बी इक्वल टू m2, मान लीजिए इसको m1 कह देते हैं, और जो लाइन हमको फाइंड करनी है उसका स्लोप m2 कह देते हैं। तो इसका स्लोप कितना है अभी बताया, डायरेक्टली आपको है ना लिखना आना चाहिए, स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमको इसका स्लोप पता है और पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप पता है, तो लाइन की क्वेश्चन लिख लिया है y माइनस y1 माइनस ऑफ -2 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m, ये हो गया स्लोप, x माइनस x1, 5y प्लस हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा -3x प्लस 3, रीअरेंज कर लेते हैं, 3x प्लस 5y ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, ठीक। अब एग्जैक्टली सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं, केवल पैरेलल की जगह मान लीजिए परपेंडिकुलर रख रहे हैं। ये क्लियर हो गया, पॉइंट हमको दिया था, इस लाइन के पैरेलल हमको चाहिए था, तो स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो इसका स्लोप ये हो गया, तो जो लाइन हमको रिक्वायर्ड है उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो हमको लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हमने लाइन की इक्वेशन लिख दी, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, इसी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास करे। तो अगेन हमको पॉइंट पता है, जो लाइन हमको फाइंड करनी है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट हमको पता है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगेन परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या थी कि m1 m2 का प्रोडक्ट -1, मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 कह देते हैं, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, m1 m2 का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। तो अब हमको पॉइंट पता है और जो लाइन हमको फाइंड करनी है उसका हमको स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म फिर से यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख दी जाए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक हो जाएगा 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 5x माइनस 5, टर्म से रीअरेंज कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपल था एकदम, किसी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए या परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो इसके पैरेलल लाइन अगर हमको फाइंड करनी थी तो स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो हमको स्लोप मिल गया, पॉइंट पता ही था। परपेंडिकुलर भी चाहिए तो हमको स्लोप में रिलेशन पता है, m1 m2 का प्रोडक्ट -1, तो हमको इसका स्लोप पता है m1, वहां से हमको जो लाइन रिक्वायर्ड है उसका स्लोप आ गया, अगेन स्लोप पॉइंट पता है, हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अगेन ये तो हो गया बेसिक प्रोसीजर कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन अगेन हमको डायरेक्टली करना आना चाहिए, मतलब हम बस क्वेश्चन पढ़ें और आंसर लिख दें, मतलब हमको इतना कैलकुलेशन और ये सब करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं।
आपको हर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इतना सारा काम हम लोग नहीं कर रहे होंगे हर क्वेश्चन में। हम लोग अगर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो अब डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं उसको देखते हैं। दोनों पार्ट करते हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक, पैरेलल भी चाहिए एक बार और इसके परपेंडिकुलर भी चाहिए। अब पहले तो हमको इसको हम लिखवा भी देंगे। हमको एक बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमको कोई लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और अगर हमको इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो वो कुछ ax प्लस बी वाई केवल कांस्टेंट टर्म का उसमें डिफरेंस होगा। इसमें x और y के पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, स्लोप सेम होना चाहिए। तो स्लोप दोनों का सेम आना चाहिए। तो अगर हम x और y वाला पार्ट सेम रखेंगे तभी तो स्लोप सेम आएगा। भाई इसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी, इसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी। यानी कि अगर हमको इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो उसमें x और y का पार्ट तो सेम होगा। अब अगर आप आंसर भी देखिए तो जो हम लोगों ने पैरेलल लाइन फाइंड करी थी वो 3x प्लस 5y प्लस समथिंग ऐसे कुछ था। ठीक, तो जो लाइन होगी उसमें एक्स वाई का पार्ट सेम ही रहेगा। फाइनल आंसर इसी फॉर्म में आएगा। हम लोग का आंसर भी इसी फॉर्म में था। अब बच गया लेमडा कैसे फाइंड करेंगे। तो लेमडा फाइंड करने के लिए क्या हमको जैसे पॉइंट दिए, यानी कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो 1, -2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1, -2 पुट कर लीजिए। तो 1 पुट करेंगे और -2 पुट करेंगे तो 3 - 10। 3 - 10 कितना हो गया? -7। उधर चला जाएगा तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो ये हो गया फाइनल आंसर। फिर से डायरेक्टली कैसे लिखते हैं देखते हैं। पैरेलल लाइन लिखनी है तो एक्स वाई का पार्ट रहेगा सेम। ठीक है, एक्स वाई का पार्ट हो गया सेम। अब इस पॉइंट से पास करना है तो हम ऐसे लिखते हैं ना मिशन लाइन, दिस एक्स का टर्म वाई का टर्म प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो 1, -2 पुट कर लीजिए। 1 -2 पुट करेंगे 3 - 10 -7। यहां -7 बना तो कांस्टेंट टर्म क्या लें कि इक्वल टू 0 आ जाए? +7। भाई ये -7 +7 तभी तो 0 आएगा। यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल। ठीक है, तो अब जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए एक बार। इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन लिखना है तो उसमें एक्स वाई का पार्ट आपको सेम रखना है। फिर पॉइंट हमने पुट कर दिया 1, -2 तो -7 आ गया। तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म +7 होना ही चाहिए, तभी ये इक्वल टू 0 बनेगा। तभी तो 1, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा ना भाई ओवरऑल। 1 - 2 तो -7 + 7 0 बनेगा, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equals to 0 is of the form line parallel to ax plus by plus c equals to 0 is of the form ax plus by plus lambda equals to 0 is of the form ax plus by plus lambda equals to 0 है ना। इसके पैरेलल लाइन का फॉर्म हमेशा ऐसा ही होगा, x और y का पार्ट सेम होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, जब हमको इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी थी। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या है, अगर कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो bx माइनस ay प्लस अगेन कुछ म्यू इक्वल टू इस फॉर्म में होगी। मतलब x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज और बीच में साइन रिवर्स। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, m1 m2 का प्रोडक्ट माइनस होना चाहिए। ठीक, तो इसका स्लोप कितना है माइनस a बाई बी और इसका स्लोप कितना है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y प्लस b बाई a ऐसा। तो अब अगर आप देखिए तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस होना रहा है, माइनस a बाई बी इंटू बी बाई माइनस होना जाएगा। यही कंडीशन थी कि स्लोप इस तरह से होने चाहिए कि m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो अब अगर हमको इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है
तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि फाइनल आंसर का फॉर्म ऐसा होगा, 5 इधर 3 उधर, बीच का साइन रिवर्स, 5x माइनस 3y। ठीक, अब म्यू चाहिए तो फिर से भाई इस पॉइंट से पास करना है तो 1 -2 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही 1 -2 पुट करेंगे तो 1 -2, तो 5 + 6 11। तो ये 11 आ गया, तो कांस्टेंट टर्म क्या लें कि फाइनली इक्वल टू 0 आएगा। ये अगर +11 आ रहा है तो कांस्टेंट टर्म -11 होना चाहिए। ठीक है, एकदम एक बार समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। परपेंडिकुलर लिखना है, xy का साइन, xy का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए, बीच का साइन रिवर्स कर दीजिए, आपको xy का पार्ट मिल गया। कांस्टेंट टर्म लिखना है, आपको पॉइंट पता ही है, पॉइंट पुट कर दीजिए, है ना। ये अगर +11 बन रहा है तो कांस्टेंट टर्म -11 बनना चाहिए, तभी तो ये पॉइंट इस पूरे को सेटिस्फाई करके इक्वल टू 0 देगा। तो ये हो गई लाइन which is parallel to this line and passing through 1, -2। ये हो गई लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन पासिंग थ्रू 1, -2। हमने पहले बेसिक प्रोसीजर से प्रोसीड करके भी आंसर निकाला था। आप देख सकते हैं दोनों केसेस में आंसर सेम है। पैरेलल के लिए यही आया था, परपेंडिकुलर के लिए भी इक्वेशन यही इक्वेशन थी। ठीक, इसको भी जैसे बोल रहे हैं वैसे कॉपी में लिख लीजिए। line, equation of line perpendicular to ax plus by plus c equals to 0। equation of line perpendicular to ax plus by plus c equals to 0 is of the form bx minus ay plus mu equals to 0। equation of line perpendicular to ax plus by plus c equals to 0 is of the form bx minus ay plus mu equals to 0। ठीक है, चलिए तो फिर आज का लेक्चर अभी हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। अभी इसमें हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन अभी इसमें और करेंगे, एंड देन उसके बाद असाइनमेंट में आगे के क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।